विजयपुर गांव में बॉबी नाम का एक लड़का रहता था। उसे लोगों से तोहफे लेना और तोहफे देना अच्छा लगता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे तोहफे दे। पापा पापा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे एक तोहफे में क्या देंगे? हाँ बेटा, मुझे याद है। देखो, मैं तोहफे में तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। गाड़ियाँ हैं, गुड्डा गुड़िया है, बंदूक है और भी कई खिलौने हैं। लेकिन बॉबी का मन अपने घर के खिलौनों से नहीं भरता था। वो तो चाहता था कि उसके दोस्त भी उसे काफ़ी तोहफे दें, इसीलिए वो अपने दोस्तों से भी काफ़ी तोहफे मांगता था। अरे मोहन, तुम्हें पता है ना मेरा जन्मदिन है, आज तोहफा ला रहे हो ना तुम मेरे लिए? और श्याम, तुम भी? हाँ हाँ बॉबी, हम तोहफे जरूर लाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और उसके दोस्त भी उसके लिए तोहफे लेकर आते हैं। समय के साथ साथ बॉबी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अपनी शादी में भी वो दोस्तों से तोहफे की मांग करता है। अरे मोहन, श्याम, मेरी शादी है यार, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ हाँ बॉबी, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ बॉबी, हमें पता है तुम्हें तोहफों से बहुत प्यार है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आएंगे। बॉबी के सभी दोस्त उसकी इस आदत से परेशान थे। वो लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बॉबी की शादी को 1 साल बीत जाता है। वो अपनी शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता है और अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण देता है। लेकिन साथ में वही शर्त भी रख लेता है कि सभी लोग तोहफे लेकर आएंगे। अब बॉबी के सभी दोस्त उसको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। बॉबी, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। अरे आओ आओ मोहन, कैसे हो? आओ श्याम भाई, कैसे हो? तोहफे लाए हो ना? हाँ हाँ बॉबी, फिक्र मत करो, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। मोहन उसे एक बहुत बड़ा बक्सा देता है। उस बक्से के अंदर कई छोटे छोटे खिलौने थे, जिन्हें देखकर बॉबी खुश हो जाता है। शादी की सालगिरह मनाने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद बॉबी मोहन को फोन करता है। अरे मोहन, कैसे हो भाई तुम? क्या हुआ बॉबी, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार, मैं तो दुखी आ गया हूँ, मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे आखिर क्या हुआ ऐसा? अरे पता नहीं यार, मेरे घर में बहुत बदबू आ रही है, लगता है किसी खिलौने से आ रही होगी। मोहन और श्याम बॉबी के घर पहुंचते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बॉबी का सारा सामान बाहर आंगन में पड़ा था और उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मोहन आगे आकर बॉबी की बीवी से माफी मांगता है और कहता है, भाभी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बॉबी को सबक सिखाने के लिए उसके खिलौनों में मरी हुई छिपकली रख दी थी। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी श्याम उसे समझाता है। बॉबी दोस्त, देखो, तुम्हारी ये आदत छुड़ाने के लिए ही हमने ऐसा किया था, ताकि तुम्हें आगे अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा न होना पड़े। अब बॉबी अपने दोस्तों की बात समझ चुका था और उसने तोहफे मांगना छोड़ दिया। उसकी बीवी ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। विशाल कद्दू। रामदीन चंद्रपुर गांव में रहने वाला एक किसान था। वो अपने खेतों में कद्दू उगाया करता था। उसके खेतों में कद्दू की बहुत अच्छी फसल होती थी। वो हरे कद्दुओं को सब्जी मंडी में ले जाकर सब्जी बनाने के लिए बेचा करता था। उसके खेत के कद्दुओं की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामदीन, कितना माल लाए हो? सेठ जी, 1 ट्रॉली माल है आज। अरे रामदीन, तुम तो जितना माल लाओ उतना ही कम है, हाथों हाथ बिक जाता है तुम्हारा माल। भाई क्या डालते हो ऐसा अपने खेतों में? और वो कद्दुओं को पक जाने के बाद उन्हें मिठाई बनाने की फैक्ट्री में बेच दिया करता था। उसके कद्दुओं से बनी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने खेतों में केमिकल खाद नहीं डालता था। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था, तब उसने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि बागवानी विभाग ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसके खेतों का कद्दू सबसे विशाल और सुंदर होगा उसे इनाम दिया जाएगा। रामदीन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची और लग गया अपने खेतों में विशाल कद्दू उगाने। उसने विशाल कद्दू उगाने के लिए अपने घर के पास ही एक हिस्से में बीज लगाया और जब उसमें बेल निकल आई तो उसकी खूब सेवा करने लगा। रामदीन की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उसके खेत में बहुत ही विशाल कद्दू पैदा हो गया।
जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये कद्दू इतना विशाल था कि उसे वहां से ले जाना मुश्किल था। बागबानी विभाग के अधिकारी रामदीन के खेत में उसका कद्दू देखने आए। उन्होंने उस कद्दू की जांच की और रामदीन की खूब तारीफ की। वाह भाई रामदीन, तुमने ऑर्गेनिक खेती करके इतना विशाल कद्दू उगाया है। पहले इनाम के हकदार तो तुम ही हो। ये लो अपना इनाम। समय बीतता गया। रामदीन का कद्दू पककर सूख गया, लेकिन वो गला नहीं, वो और भी मजबूत हो गया। रामदीन ने उसे वहां से नहीं हटाया। एक साल गांव में बहुत तेज तूफान आया। सभी लोगों के घर और झोपड़ियां उड़ गईं। रामदीन के घर की छत भी उड़ गई। हे प्रभु, तूने मेरी छत उड़ा दी। अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? मकान बनाने में तो समय लगेगा। तभी अचानक रामदीन को विशाल कद्दू देखकर एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और विशाल कद्दू को काटना शुरू किया। उसने उस कद्दू में एक दरवाजा बनाया और 2 खिड़कियां बना दी और उसने उस कद्दू को अंदर से खाली किया और हो गया रामदीन का कद्दू घर तैयार। रामदीन अपने परिवार के साथ उस विशाल कद्दू में बनाए घर में रहने लगा। और एक बार फिर सभी लोग रामदीन की अकल की दाद देने लगे और मुसीबत पड़ने पर प्रतियोगिता के लिए उगाया गया विशाल कद्दू रामदीन के लिए घर बन गया। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियां उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं? लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है। दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते, जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है।
जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ, मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं।